तो क्या आपसे क्लास 9th और क्लास 10th के टीएमएच का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है? तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सपोर्टिव ज्ञान में। सो बिना किसी देरी को अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमारे इस चैनल पे क्लास 9th और क्लास 10th के टीएमएच प्रॉब्लम के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ नेनेलेम, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ऑफ क्लास 9th। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। पहला क्वेश्चन टीएमएच का करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 ग्राम मास दिया हुआ है किसी ट्रॉली का, और कह रहा है कि इस 20 ग्राम मास ऑफ ट्रॉली को अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ले जाएं तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है मास कितना ग्राम, 20 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/1000, दैट इज 0.02 kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 0.02 kg और एक्सेलरेशन दिया हुआ 1, यानी कि 0.002 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ ये हम बताना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमको 0.02 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके लिए, अगर हम 20 ग्राम ट्रॉली के मास को अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ले जाना चाहते हैं तो हमको 0.02 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन एलाइज होता है कि हम यहाँ पे मास जो ग्राम में दिया हुआ था उसको हमने केजी में क्यों कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसका आंसर है कि अगर हमको फोर्स न्यूटन में चाहिए, अगर हमको फोर्स न्यूटन में चाहिए तो मास को हमको किस में रखना पड़ेगा, मास को हमको केजी में रखना पड़ेगा और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखना पड़ेगा। अगर हम मास को केजी में रखते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखते हैं तभी हमको फोर्स का यूनिट न्यूटन में आएगा। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को पूरी अच्छे से सॉल्व किया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन 25 kg फॉर 5 सेकेंड, देन व्हाट इज द वेलोसिटी डज इट जनरेट। यानी कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, 25 kg ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जिसका कितना टाइम के लिए लग रहा है, तो टाइम दे दिया 5 सेकंड के लिए लग रहा है। तो हमको कह रहा है कि कितना वेलोसिटी वो जनरेट करेगा। तो हम सिंपल यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर 100 न्यूटन का फोर्स किसी मास पे लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं F बराबर m में, तो F A बराबर F/m। F क्या है 100 न्यूटन, m क्या है 25, तो ये कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम यूनिट कैसे जाने कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ, तो हम क्या बताए थे कि अगर मास केजी में है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में है तभी फोर्स न्यूटन में आएगा, न्यूटन में तभी फोर्स आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमको मास किस में दिया हुआ था, केजी में दिया हुआ था, और हमको फोर्स न्यूटन में दिया हुआ था। तो एक्सेलरेशन जो निकल के आया वो किस में आया होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया होगा। हम सीधा यहाँ पे रिवर्स सोच लिए। ठीक है, अब हम इसको में अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप करने के लिए हम न्यूटन के कुछ लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा इक्वेशन लगा देंगे, हम कह रहे हैं कि ये कितना हमको एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, और इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चलेंगे। तो हमको
इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे u है 0, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है कितना? 5 सेकेंड। तो हमको भी इससे आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, हमको वेलोसिटी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 न्यूटन फोर्स 25 केजी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे 5 सेकेंड तक, तो उस पे कितना वेलोसिटी जनरेट होगा? 20 मीटर पर सेकेंड का। इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो हम अब अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बुलेट है और एक राइफल है। तो ये हो गया हमारा राइफल और ये उससे निकल गया बुलेट। बुलेट कितना स्पीड से जा रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। और राइफल कितना वेलोसिटी से जा रहा है, रिक्वायर कर रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। और हमको मास ऑफ राइफल दे दिया कितना? 2.5 केजी। और हमको निकालना है मास ऑफ बुलेट, जिसको हम मास ऑफ बुलेट को एम मान लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बुलेट अगर आगे गया तो राइफल पीछे क्यों गया? तो हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करेंगे कौन सा लॉज ऑफ मोशन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये करता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब बुलेट पर अगर फोर्स राइफल ने आगे के डायरेक्शन में लगाया, मतलब प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लगाया, तो बुलेट भी राइफल पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर एक फोर्स लगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे 0 वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकेंड पर पहुँचा, मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, तो फोर्स किसके डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो इधर फोर्स लगाया ये राइफल बुलेट पे प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो बुलेट प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव किया। और बुलेट ने राइफल पे माइनस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसलिए राइफल माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव किया। तो इस तरह से हम समझ गए कि राइफल पीछे क्यों मूव किया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। गोली छूटने से पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो था, गोली छूटने के बाद सिस्टम का मोमेंटम भी उतना ही रहेगा। सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं का होता है। ठीक है, तो हम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करेंगे। तो इनिशियली तो बुलेट भी नहीं छूटा था, राइफल भी नहीं छूटा था, तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? तो हम कहेंगे कि m1 इंटू v1 कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्स डायरेक्शन में, प्लस m2 कितना है? 2.5 kg इंटू इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो -1 मीटर पर सेकेंड देखेंगे। हम यहाँ पे यूज किए किस कॉन्सेप्ट का? कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस राइफल का वेलोसिटी किधर है? माइनस एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इस बुलेट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम ये इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिख दिए। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे। तो m का वैल्यू आ गया 2.5/100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.025 kg, 0.025 kg। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बिना कोई हिचकिचाहट को सॉल्व कर दिए, और आशा करते हैं इस क्वेश्चन आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है कि 15 केजी मास पर 3 सेकेंड तक कितना फोर्स लगाएं कि वो वेलोसिटी कितना दे दे, 2 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। हम कहेंगे कि हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकलेगा, हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे, F इक्वल टू एम इंटू ए। हम कहेंगे कि मास दिया हुआ है, अगर एक्सेलरेशन कहीं से पता चल जाए हमको तो हम फोर्स निकाल देंगे। तो ठीक है, एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला यूज करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और हमको निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम यूज करेंगे v बराबर u प्लस ए टी। कुछ नहीं दिया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है भाई, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, तो हम इसको 3 सेकंड ले लिए। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, तो वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन में लिख देंगे, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये 0 है। एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम 3 सेकंड दिया हुआ है, तो इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। अब सिंपल हम फार्मूला यूज कर देंगे, F इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मास है 15 केजी, एक्सेलरेशन 2/3 है, तो इससे कितना फोर्स आया, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। क्यों न्यूटन फिर से लिख दिए, ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मास केजी में है, तो फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आसान होते जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, एक क्रिकेट बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 0.15 केजी दिया हुआ है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो कह रहा है कि कितना इम्पल्स लगेगा इस बॉल पे, और एवरेज फोर्स निकालना है कि प्लेयर इसको स्टॉप करने में कितना एवरेज फोर्स लगाएगा, वो निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले समझेंगे कि इम्पल्स क्या होता है और इम्पल्स का पूरा कॉन्सेप्ट। तो इम्पल्स होता है एक प्रकार का फोर्स ही, लेकिन कैसा फोर्स है, जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है। जैसे ये बैट है, जब बैट्समैन बैट से बॉल को स्ट्राइक करता है तो बैट और बॉल कितने देर के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है। इसका मतलब जो बैट इस पे फोर्स लगाता है वह शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाता है। तो इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो बैट इस पे फोर्स लगाया, उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है, एक तरह का फोर्स है जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है। अब इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, अगर हम इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करते हैं तो f इंटू टी, ये इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। अब हम इसको इम्पल्स का जो ये फॉर्मूला होता है वो कब कब एप्लीकेबल है ये हम सीखेंगे, क्योंकि इम्पल्स का ओरिजिनली फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है, लेकिन हमारे लेवल पे हम कभी भी इंटीग्रेट करना नहीं जानते, 9th-10th में इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला को यूज कब करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि जो एफ इंटू टी इम्पल्स का जो फॉर्मूला है उसका यूज कब करेंगे, ठीक है, और क्यों करेंगे, ठीक है। तो
या फोर्स या इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम कब होगा? जब फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट होगा तभी फोर्स इंटीग्रेशन के बाहर आ पाएगा और हम कह सकते हैं कि dt का इंटीग्रेशन t होता है। तो ये फॉर्मूला F इंटू टी कब अप्लीकेबल है? जब फोर्स कांस्टेंट होगा। फोर्स कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? फोर्स कांस्टेंट होने का डायरेक्टली मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्यों? अभी पता चल जाएगा। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से? F इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कौन है? कि फोर्स कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी कह सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं I इक्वल टू एफ इंटू टी। अब इन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन क्या है? ये सब कांस्टेंट है, इस या टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन वेरिएबल कौन होता है? जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t प्लस 2। जब जैसे जैसे t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, t इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इस केस में जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल है, और फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता है, और इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टी फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टी फार्मूला तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो टाइम पर एक्सेलरेशन डिपेंड ना करे, डिस्टेंस पर एक्सेलरेशन डिपेंड ना करे, तब हम कह सकते हैं कि उस समय अप्लीकेबल नहीं होगा I इक्वल टू एफ इंटू टी। सिंपल हम ये जानते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे लेवल पे इंटीग्रेशन तो है नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा क्या मिलेगा? हमको कांस्टेंट मिलेगा। तो हम डायरेक्टली I इक्वल टू एफ इंटू टी फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन एफ इंटू टी फार्मूला लगाने का कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, इसको हमको पता होना चाहिए। तो ये हमको पूरा समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन I इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी एक्चुअल फार्मूला था, उससे हम एफ इंटू टी कब लगा सकते हैं, ये हमको पता चल गया। तो अब सिंपल हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब आसानी से क्वेश्चन हो गया। हमको इम्पल्स का फार्मूला, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, कैसे आएगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम सिंपल पहले इसको पर हम फोर्स निकाल लेते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। तो हम फोर्स का जनरल फार्मूला पढ़ते हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। हमको एक्सेलरेशन निकालना है, वही सेम फंडा। पहले वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड था, स्टॉप कह रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकाल लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले इक्वेशन से। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 1.2, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम 0.18 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन यहाँ से हो गया -1.2 अपॉन 0.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सिंपल फार्मूला यूज कर देंगे। कौन सा फार्मूला? एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो एफ इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 0.15 kg, और एक्सेलरेशन कितना है -1.2 अपॉन 0.18, -1.2 अपॉन 0.18। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 3 से 5, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0.2। तो एफ आ गया -1 न्यूटन। क्यों न्यूटन में आ गया ये हम पहले देख चुके हैं, न्यूटन में क्यों आया। अब सिंपल इम्पल्स इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आया? कांस्टेंट आया। तो सिंपल एफ क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो सिंपल हम फार्मूला यूज कर देंगे, एफ इंटू टी। तो -1 इंटू टी कितना है 0.18, तो ये कितना होगा -0.18 न्यूटन सेकंड। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला I इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू
टी होता है। तो एफ का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, इसलिए इम्पल्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। तो इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड हो गया। सिंपल सा ये फंडा था। तो और इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर दिए। अब इस क्वेश्चन में हम ये समझेंगे कि एक्सेलरेशन निगेटिव का क्या प्रैक्टिकल मीनिंग है, क्या इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन निगेटिव का। तो देखो क्या मीनिंग है। सबसे पहले इसका मीनिंग है कि अगर कोई बॉडी है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो फोर्स उस पे लग रहा है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे। अगर वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो इधर मूव कर रहा है और इधर एक्सेलरेशन है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को रिटार्ड कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कर दिया और एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लिए जो भी पॉसिबल केस था इस क्वेश्चन में। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए। सो लास्ट में हम बोलना चाहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।